अस्सलाम वालेकुम गाइस, मेरा नाम है अली और मैं अपने चैनल अली हॉरर से अल्हम्दुलिल्लाह आपके साथ मौजूद हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरे जो भी सब्सक्राइबर्स हैं वो दुनिया में जहाँ भी मौजूद हैं, जिस कैफियत में भी हैं, अल्लाह ताला उनको सही रखे और वह खैरियत से ही होंगे। इसी तरह अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला मुझे, मेरी फैमिली को, हम सबको सेहत दे, जिंदगी दे और हम सबके कामों में, मामलात में आसानियां फरमाए। अच्छा गाइस, अक्सर ऐसा होता है कि मैं मुख्तलिफ एरियाज के बारे में, ऑफिसेस के बारे में, घरों पार्क के बारे में आपके साथ कहानियां शेयर किया करता हूं। आज की यह कहानी कुछ ऐसी ही कहानी है। यह कहानी अबरार साहब की कहानी है और यह बताते हैं कि 2018-2019 की उस दौर की कहानी है जबकि शदीद सर्दी चल रही थी और मैं सक्कर के अंदर यानी रोड़ी में एक जगह रहा करता था। बेसिकली यह मेरा ऑफिस था जहां पर मुझे रिहाइश फराम कर दी गई थी और इसीलिए मैं लेट नाइट तक काम करता और बाकी जो स्टाफ थे बारी बारी करके अपने पने घर चले जाता और मैं यहीं पे सोने के लिए लेट जाया करता। मेरी तो मजबूरी थी, लेकिन मालिक मेरी इस मजबूरी को कैश करा रहा था। मुझे सिर्फ सैलरी दी जाती थी और मैं रात में रुकने की वजह से यहाँ पर चौकीदार का काम भी किया करता था। तो वैसे ही एक रात थी, शदीद सर्दी हो रही थी और रात के तकरीबन 12:30 1 बजे का टाइम था। मैंने अपना बिस्तर गद्दा वगैरह बिछाया, उसके अंदर यानी उसके ऊपर लेटा और अपने ऊपर लिहाफ डाल लिया। यह जो कमरा था, इस कमरे में साइड में क्यूबिकल्स यानी कंप्यूटर वगैरह इंस्टॉल हुए थे और बीच का जो हिस्सा था मैं वहीं पर सो जाया करता था। अभी मुझे लेटे हुए मुश्किल से 10 या 12 मिनट गुजरे होंगे कि एकदम से मुझे अपने अतराफ में जो कंप्यूटर या कीबोर्ड्स वगैरह मौजूद थे उनके पास से हल्की सी आवाज सी महसूस होने लगी। यह जो आवाज थी, कभी ऐसा लगता जैसे कंप्यूटर को हिलाया जा रहा है, कभी ऐसा लगता कीबोर्ड के ऊपर जो कीज मौजूद हैं उनको प्रेस किया जा रहा है और कभी कभी ऐसा लगता जैसे चीजें एक जगह से दूसरी जगह मूव कर रही हैं। अच्छा, ये जो आवाजें थी, बज़ाहिर यह बड़ी क्लियर आवाजें थी, लेकिन क्योंकि जहां पर मेरा ऑफिस मौजूद था इसके बराबर में यानी कुछ थोड़ा सा हिस्सा छोड़ने के बाद एक और दूसरा ऑफिस था और उसका गेट परली तरफ मौजूद था, तो मुझे अब भी ऐसा लग रहा था जैसे यह जो आवाजें हैं बराबर वाले ऑफिस से मुझे अपने कानों में सुनाई दे रही हैं। और सच्ची बात यह थी कि सर्दी भी थी और मुझे कुछ अजीब सा महसूस हो रहा था। तो मैं अपने आप को इसी बात पर कन्विंस करना चाहता था कि यह जो भी आवाजें हैं यह यकीनन बराबर वाले ऑफिस से किसी के काम करने की आवाजें हैं जो कि मुझे इस वक्त अपने कमरे के अंदर महसूस हो रही हैं। लेकिन जैसे जैसे टाइम गुजर रहा था वैसे वैसे यह आवाजें बढ़ती चली जा रही थीं और अब वाकई में ऐसा महसूस हो रहा था कि शायद कमरे के अंदर मेरे कीबोर्ड के पास कोई मौजूद है जो कि मुसलसल कीबोर्ड को प्रेस कर रहा है, जैसे कि कंप्यूटर के ऊपर कोई काम अंजाम दिया जा रहा हो जा। खैर, कुछ देर में जब यह आवाजें मजीद बढ़ती हुई महसूस हुईं तो मैंने अपने मुंह के ऊपर से लिहाफ हटाया और जैसे ही मेरे मुंह के ऊपर से लिहाफ हटा और मुझे सामने का जो मंजर था मुकम्मल तौर पे दिखाई देने लगा, तब मुझे अंदाजा हुआ कि मामला इतना आसान या फिर मामला इतना सहल नहीं है। वाकई में ऐसा लगा जैसे कि कोई कीबोर्ड के या कंप्यूटर के सामने बैठा हुआ है और मुसलसल कीबोर्ड को प्रेस करके कंप्यूटर पे कोई काम कर रहा है। लेकिन इस पूरे ऑफिस में मेरे अलावा कोई भी मौजूद नहीं था। संगीत, मैं बकायदा दरवाजे को अंदर से बंद करने के बाद सोने के लिए लेटा था। तो फिर आखिर यह कौन शख्स था जो कि कीबोर्ड को इस्तेमाल कर रहा था और ना सिर्फ इस्तेमाल कर रहा था, पीछे से देखने पर ऐसा लग रहा था जैसे कोई आदमी है जो कि 30 या 32 साल के दरमियान का है और मुझे पीछे की तरफ देखने से ऐसा लग रहा था जैसे उसने सफेद कलर का अरबी लिबास पहन रखा हो। आप यकीन करें कि मैंने जब उस वजूद के ऊपर मजीद गौर किया तो अब ऐसा लग रहा था जैसे उसके बहुत ही लंबे, बहुत ही बड़े बड़े बाल हैं और वह बाल बकायदा उसकी पीठ तक मुझे लटके हुए महसूस हो रहे थे। आप यकीन करें कि मैंने जल्दी से अपने मुंह को इधर करके
जब दोबारा से वापस उसी तरफ देखा तो वापस पलटने पर अब ऐसा लगा जैसे जो भी यहां पर मौजूद था एकदम से गायब हो चुका है। अब अल्लाह जानते हैं कि जो कुछ मैंने देखा था वो हकीकत थी, मेरा वहम था, या मैं नींद के अंदर था, या फिर शायद कोई ख्वाब था जिसकी वजह से मुझे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे वाकई में कोई ना कोई अब से कुछ सेकंड्स पहले यहां पे मौजूद था। खैर, मैं उठ के बैठा और उठ के बैठने के बाद मैंने 15-20 मिनट तक मुसलसल आयतल कुर्सी की तिलावत की। तब कहीं जाके मुझे जरा सा सुकून महसूस हुआ। लेकिन हैरानक बात यह थी कि अब भी कंप्यूटर ऑन था, जैसे कि वाकई में अब से कुछ देर पहले कोई इसको यूज कर रहा था। अच्छा गाइस, ये जो स्टोरी है, ये स्टोरी हमें माहिर साहब ने इंडिया से शेयर की है। यह बताते हैं कि जो वाकया है यह अब से तकरीबन 50 या 51 साल पुराना वाकया है, और यह जो वाकया था बेसिकली इनके ग्रैंडफादर के साथ पेश आया था। उस दौर में इनके जो ग्रैंडफादर थे वह इंडिया के एक बहुत पुराने विलेज में रहा करते थे। अब अक्सर ऐसा होता कि इनको एक जगह से जब दूसरी जगह जाना होता तो आमतौर पे यह लोग ट्रेन का सफ़र किया करते थे। तो वैसे ही इनको एक खबर मिली कि इनके जो ग्रैंडफादर हैं उनकी कोई कजिन थी जो कि इनके बहुत करीब थी, उनकी एकदम से किसी दूसरे गांव में डेथ हो चुकी है। अब यह जो खबर थी पुराने दौर के हिसाब से जिस तरह के लोग निभाव करने वाले हुआ करते थे तो एक बहुत बुरी खबर थी, और इनके ग्रैंडफादर ने फौरन से डिसाइड किया संगीत कि इनको वहां पे यानी जहां पे इनकी कजिन की डेथ हुई है ताजियत के लिए जरूर जाना चाहिए। ये बताते हैं कि इनके गांव से उस गांव का जो डिस्टेंस था तकरीबन 10 या 11 घंटे का ट्रेन का सफर था। खैर, इन लोगों ने उस दौर में अपने तौर पर जो भी मालूमात थी वो इकट्ठी की और इनको पता चला कि रात के 9 बजे ट्रेन उस गांव के लिए रवाना होगी। अब इनके जो ग्रैंडफादर हैं उन्होंने जो भी बेसिक सामान था वह अपना रखा, उसके साथ साथ जो भी पैसे थे वह अपनी जेब में रखे, और यह जो स्टेशन था जो कि इनके गांव से तकरीबन 10 या 12 किलोमीटर के फासले पर मौजूद था वहां पर बिल्कुल टाइम पे ये पहुंच चुके थे। इनका यही ख्याल था कि ट्रेन टाइम पर आ जाएगी और फिर यह उस ट्रेन के अंदर बैठ के अपनी मंजिल की तरफ रवाना हो जाएंगे। लेकिन जब यह रेलवे स्टेशन पहुंचे तो वहां पहुंचने के बाद इनको पता चला कि जो ट्रेन है जो कि रात के 9 बजे रवाना पास का, यह तकरीबन 12 से 13 घंटे लेट हो चुकी है। अब पुराना दौर था, इतने ज्यादा लोग स्टेशन पे मौजूद नहीं हुआ करते थे, और अजीब बात यह थी यह जो रेलवे स्टेशन था क्योंकि यह गांव से भी बहुत संगीत ज्यादा डिस्टेंस पर मौजूद था तो आमतौर पर वहां पर इतनी ज्यादा रौनक नहीं हुआ करती थी। अजीब बात यह थी कि जब लोगों को पता चला कि जो ट्रेन है वो 12 से 13 घंटे लेट होने वाली है तो 95% जो लोग थे जो कि इस ट्रेन में सफर करने वाले थे सारे के सारे वापस चले गए थे। इत्तेफाक से इस वीरान सुनसान रेलवे स्टेशन पर इक्का दुक्का लोग थे जो मौजूद थे और वह मुख्तलिफ तरीकों से टाइम पास करने की कोशिश कर रहे थे। अब जो मेरे ग्रैंडफादर थे वह बहुत बेचैन थे और उनको इतनी आसानी से किसी भी पब्लिक प्लेटफॉर्म पे या किसी भी नई जगह पर नींद नहीं आया करती थी। लिहाजा इन्होंने टाइम पास करने के लिए क्या किया कि यह जो रेलवे स्टेशन था उसके बिल्कुल बराबर में यानी उससे तकरीबन 10 या 15 मिनट के फासले पे एक ऐसी जगह मौजूद थी जो गए वक्तों में मुसाफिर खाने के तौर पर इस्तेमाल की जाती थी। तो ये उस रेलवे स्टेशन से निकले और इन्होंने सोचा कि कुछ देर वहां पर चला जाता हूं, वहां जाकर टाइम पास करने की कोशिश करता हूं, और अगर वहां पर इक्का दुक्का लोग मौजूद हुए तो हो सकता है मेरा वहां पे टाइम पास बेहतर तरीके से हो जाए। खैर, इसी इरादे से जब यह स्टेशन से निकले और वह जो भी मुसाफिर खाना था उस तरफ बढ़ने लगे तो यह जो डिस्टेंस था यह मुश्किल से 10 या 15 मिनट का डिस्टेंस था, और इस डिस्टेंस के दरमियान में उल्टे और सीधे हाथ पे मुकम्मल तौर पे झाड़ियां ही झाड़ियां मौजूद थीं। दूर दूर तक आबादी का ना कोई नामो निशान मौजूद था और ना ही किसी भी किस्म की रोशनी या लाइट मौजूद हुआ करती थी।
अब जैसे ही यह रेलवे स्टेशन से निकले और यह मुसाफिर खाने की तरफ बढ़ते चले जा रहे थे, तो इनको एकदम से लगा कि जैसे जैसे यह आपुईता आगे बढ़ रहे हैं, वैसे वैसे इनके पीछे किसी ने चलना शुरू किया है। और जो भी इनके पीछे चल रहा है या इनको फॉलो कर रहा है, जैसे जैसे वो जमीन पर कदम रख रहा है, वैसे वैसे पायल की यह घुंघरुओं की आवाज आना शुरू हो चुकी है। अब यह पुराने दौर के लोग थे, बहुत बहादुर थे, और इनको पता था कि अक्सर इस तरह के वीरानों में या इस तरह की सुनसान जगहों पे इस तरह की आवाएं जब आया करती हैं तो उसका मतलब क्या हुआ करता है। खैर, इनका जो फोकस था मुसलसल मुसाफिर खाने की तरफ था, और यह बजाय इसके कि उस आवाज पे या उन घुंघरुओं की आवाज पे तवज्जो देते या पलट के देखते, इन्होंने मुसलसल उन आवाजों को नजरअंदाज किया और जैसे तैसे यह सफर तय करने के बाद मुसाफिर खाने के अंदर दाखिल हो गए। दादा बताते हैं कि जैसे ही मैं उस मुसाफिर खाने के अंदर दाखिल हुआ तो अंदर दाखिल होते ही मुझे ऐसा लगा कि एकदम से एक ठंडी हवा का चौका म्याव मुझे छू के यहां से गुजरा है। एक अजीब सी ठंडक थी और एक अजीब सी वीरानियत थी जो कि उस मुसाफिर खाने में न सिर्फ मौजूद थी, बल्कि यहां पे ऐसा लग रहा था दूर दूर तक ना कोई बंदा मौजूद है, ना ही कोई बंदे की जात मौजूद है। खैर, जैसे ही दादा मजीद अंदर बढ़े और आगे की तरफ बढ़ते चले गए तो इन्होंने देखा कि लेफ्ट साइड पर जहां पर कुछ स्टेयर्स मौजूद थीं जो कि शायद ऊपर की तरफ जाया करती थीं, उन स्टेयर्स के ऊपर कोई औरत बैठी हुई है और ऐसा लग रहा है उसने अपना जो सर है वो नीचे की तरफ ना सिर्फ झुकाया हुआ है, बल्कि उसके जो बाल हैं वो उसके मुंह के अगुआए के वासी पर आगे गिरे शर्मे हुए हैं। कुछ अजीब कलर का यानी येलो टाइप का उसने लिबास पहन रखा था जो कि इस अंधेरे में भी बहुत ज्यादा चमक रहा था। बज़ाहिर लग रहा था जैसे शायद कोई औरत है जिसने दुल्हन के कपड़े पहन रखे हों। बहाल जैसे ही दादा मजीद आगे तो एकदम से वो जो औरत थी वो ना सिर्फ खड़ी हुई, बल्कि खड़े होते ही जब उसके जो बाल थे वो पीछे की तरफ गए और दादा को उस औरत का मुंह नजर आना शुरू हुआ, तो दादा बताते हैं कि उस औरत का जो चेहरा था वह इस कदर खौफनाक चेहरा था। ऐसा लग रहा था जैसे उसका जो सही चेहरा भाव है वह से पूरा का पूरा जला हुआ है। इसके साथ साथ उसकी जो आंखें थीं, ऐसा लग रहा था उसकी आंखों से लाल रोशनी ना सिर्फ निकल रही है, बल्कि एक अजीब सा गैजो गजब है जो उसके चेहरे पे मौजूद है। अब दादा को मुकम्मल तौर पर अंदाजा हो चुका था कि रास्ते में जिसकी आवाज उनको सुनाई दे रही थी या जिसके पीछे होने का उनको शक था, वही औरत या वही चुड़ैल इनके बिल्कुल सामने आकर बैठ चुकी है। खैर, दादा ने अपने तौर पर अपने आसाब पर काबू रखने की कोशिश की और इत्तेफाक से इनके पास एक लोहे का डंडा मौजूद था। इन्होंने न सिर्फ आयतुल कुर्सी की तिलावत शुरू की, बल्कि इनके पास जो लोहे का डंडा मौजूद था वो उसको हवा में लहरा लहरा के ऐसे घुमा रहे थे जैसे कि वह जो डंडा है वो उस औरत को या उस चुड़ैल को मारना चाहते हो। अब यह पुराने दौर के लोग थे तो उनको बेहतर तरीके से पता था कि इस तरह की मखलूकात को किस तरह से टैकल करना होता है। और ऐसा ही हुआ कि वो जो चुड़ैल इनके बिल्कुल सामने मौजूद थी, देखते ही देखते न सिर्फ पलटी बल्कि उन सीढ़ियों से ऊपर की तरफ कहीं जाते हुए देखते ही देखते गायब हो गई। ओम